नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ मंदिर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 5वें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ करेंगे। सरकार लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए लेह में सिविल सेवा परीक्षा केंद्र स्थापित करेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय आज फैसला सुनाएगा। देश में अब तक 56 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान और हामिद करजई के बीच वार्ता का समर्थन किया। अफगानिस्तान के कई शहरों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। और उत्तर भारत में मानसून के आज से फिर सक्रिय होने की संभावना। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। मंत्रिमंडल ने देश में पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने की कार्य योजना भी तैयार की है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निर्भरता हमारी आयात पर कम हो, स्थानीय उत्पादन ज्यादा हो, तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम पर कुल मिलाकर 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। ऑयल सीड ऑयल पाम का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस होगा। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के राज्य या अंडमान निकोबार हो, इनके बगानों को सहायता प्रदान करने की इसमें प्रयास किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि इस निर्णय से देश में खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र खाद्य तेलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पाम ऑयल की खेती देश में 3.5 लाख हेक्टेयर के लगभग हो रही है। यह आने वाले कल में 10 लाख हेक्टेयर तक जाएगी और ऑयल का उत्पादन 25-26 तक 11 लाख टन और 29-30 तक 28 लाख टन होगा। और इसका बड़ा फायदा किसानों को होगा। किसानों को वाजिब दाम मिलेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत 2025-26 तक पाम ऑयल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लिमिटेड को फिर से सक्रिय करने के लिए 77 करोड़ 45 लाख रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओजोन की सतह को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के उपयोग में कमी लाने के मॉन्ट्रियल संधि में संशोधन की पुष्टि को भी मंजूरी दे दी है। रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में मॉन्ट्रियल संधि से संबद्ध देशों की बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC जैसे पदार्थ ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खाद्य तेल पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन किसानों को मदद देने और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अभूतपूर्व कदम साबित होगा। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को इस निर्णय से विशेष रूप से फायदा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 5वें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC का शुभारंभ करेंगे। पहले 4 संस्करणों की तुलना में 5वें संस्करण में कई चुनौतियां होंगी। रक्षा प्रौद्योगिकी, उपकरण डिजाइन और विनिर्माण क्षमता विकसित करने में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। रक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवाचार पहल के जरिए घरेलू खरीद के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। रक्षा मंत्री ने हाल ही में 300 से अधिक स्टार्टअप की मदद करने और रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्ष के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मिशन ने आतंकवादियों, सशस्त्र समूहों और गैर सरकारी तत्वों की चुनौतियों से निपटने का काम करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि शांति अभियानों की प्रकृति और जटिल हो गई है, इसलिए शांति अभियान की कार्यशैली को समय के अनुसार मजबूत करना होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि 21वीं शताब्दी में शांति स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार को सशक्त तंत्र से जोड़ा जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति स्थापना पर खुली बहस की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने शांति अभियानों के लिए प्रौद्योगिकी मंच यूनाइट अवेयर को शुरू करने में संयुक्त राष्ट्र को भारत के समर्थन की घोषणा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में 174 वीर भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो शांति सेना में योगदान देने वाले देशों में सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि आज 9 शांति अभियानों में 5,000 से अधिक भारतीय जवान तैनात हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के उद्योग मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में प्रौद्योगिकी की मदद से बेहतर और स्मार्ट शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के भारत के प्रयासों का उल्लेख किया गया। इसमें बताया गया कि भारत ने आधार और यूपीआई भुगतान जैसी डिजिटल तकनीकों तथा मौजूदा प्लेटफॉर्म की मदद से एक गतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है, ताकि लोगों तक महत्वपूर्ण सेवा पहुंचना सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लद्दाख स्थित लेह में एक अलग सिविल सेवा परीक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री को आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और लद्दाख के संदर्भ में सेवा से संबंधित अन्य मामलों की चर्चा करने के बाद ये जानकारी दी। एक शासकीय आधिकारिक सूचना के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का इस वर्ष से लेह में एक परीक्षा केंद्र होगा। ये लद्दाख क्षेत्र के युवाओं की लंबित मांग को पूरा करेगा, जिनकी मांग थी कि वे हवाई किराए और अनिश्चित मौसम के कारण देश के दूसरे भागों में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशान होते हैं। एक अन्य बड़े फैसले में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के ग्रुप बी और सी पदों पर चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में 83 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, इसमें करीब 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन मार्ग शामिल है। मंदिर के पीछे 49 करोड़ रुपए के खर्च से बने इस मार्ग पर सुंदर रोशनी, बैठने के लिए बेंचेस, रंगीन चारपाइयां आदि की सुविधा दी गई है। इसी तरह प्राचीन कलाकृतियों के संग्रह के लिए 75 लाख रुपए के खर्च से एक म्यूजियम बनाया गया है, जबकि पुराने सोमनाथ मंदिर का नवीनीकरण करके इसे अहल्याबाई होलकर मंदिर का नाम दिया गया है। इनके अलावा प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के निकट पार्वती मंदिर का भूमि पूजन भी करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसक घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग संबंधी कई याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ इस बारे में फैसला सुनाएगी। इससे पहले उच्च न्यायालय ने चुनाव के बाद हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कराने का आदेश दिया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार पर दोषारोपण किया था और दुष्कर्म तथा हत्या जैसे गंभीर आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। आयोग ने यह भी कहा था कि इससे संबंधित मुकदमे राज्य से बाहर चलने चाहिए। मानवाधिकार आयोग समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य मामलों की जांच अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा किया जाना चाहिए और फैसले के लिए त्वरित अदालतों का गठन, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति और साक्ष्य सुरक्षा कार्यक्रम बनाने चाहिए। इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त को पूरी हो गई थी और पीठ ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में लोगों पर हमला किया गया और घरों से भागने पर मजबूर किया गया तथा उनकी संपत्ति नष्ट कर दी गई। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ मंदिर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 5वें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ करेंगे। सरकार लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए लेह में सिविल सेवा परीक्षा केंद्र स्थापित करेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा के मामले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय आज फैसला सुनाएगा। देश में अब तक 56 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान और हामिद करजई के बीच वार्ता का समर्थन किया। अफगानिस्तान के कई शहरों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन और उत्तर भारत में मानसून के आज से फिर सक्रिय होने की संभावना। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। देश में अब तक कोविड रोधी वैक्सीन के 56 करोड़ 57 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इनमें 43 करोड़ 94 लाख से अधिक पहली डोज और 12 करोड़ 62 लाख से अधिक दूसरी डोज शामिल है। कल 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए। भारत में 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन अक्टूबर से उपलब्ध हो जाएगी। पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की निदेशक प्रिया अब्राहम ने बताया कि बच्चों में कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के परिणाम शीघ्र नियामक को सौंपे जाएंगे। उधर जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी आने वाली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 36 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस दौरान 76 लोगों के स्वस्थ होने और 4 रोगियों के मरने की पुष्टि हुई है। इस समय 427 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,57,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। अब तक 1 करोड़ 18 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। ये कक्षाएं कोविड नियमों के अनुसार शुरू की जाएंगी। प्राथमिक शिक्षा विभाग के सरकारी आदेश के अनुसार 6ठी से 8वीं की कक्षाएं 23 अगस्त से और 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं 5 सितंबर से शुरू होंगी। इस महीने की 16 तारीख से माध्यमिक, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में भी कक्षाएं शुरू हो गई हैं। उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 23 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.76% बनी हुई है। एक रिपोर्ट। गुजरात में कल 16 मरीज कोविड-19 से ठीक हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक कुल 8,14,972 मरीज कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सबसे अधिक 9 नए मामले वडोदरा में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 4 नए मामले सामने आए।
राज्य में पिछले एक हफ्ते से कोविड संक्रमण से एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इस बीच गुजरात में कल 3,84,246 लोगों को कोविड के खिलाफ टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से कोविड के दिशा निर्देशों का सही ढंग से पालन करने का आग्रह किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि केवल अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए कुछ प्रतिबंधों में ढील दी गई है और नागरिकों को इसे नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करने से लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा निर्माण हो सकता है और राज्य में ऐसे कुछ लोगों का व्यवहार देखकर चिंता प्रतीत हो रही है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि कोविड संबंधी नियमों का पालन न करने पर, साथ ही भीड़भाड़ करने, मास्क न लगाने के कारण अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के स्वास्थ्य को हम खतरा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि आगामी त्योहार और उत्सव में स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन न करें। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में नई उपलब्धि हासिल की है। राज्य में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी से शुरू होने के बाद कोविड रोधी वैक्सीन की 2 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। हालांकि राज्य में कोविड संक्रमण में काफी कमी आई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोविड संक्रमण के रोजाना लगभग 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। राज्य में अब तक 1470 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी का कहना है कि हमें ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने स्वच्छता और कोविड नियमों का पालन करने पर जोर दिया। हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं होगा। तो इसके लिए जब हम स्कूल खोलेंगे, एक तो देखना चाहिए कि स्कूल के अध्यापक जो हैं और दूसरे कर्मचारी जो हैं उनको हम प्रायोरिटी रूप से उनको वैक्सीन दिलवा दें। और दूसरी बात यह है कि स्कूल के वातावरण में जिस हद तक संभावित हो उस हद तक खुली जगह या हवा का प्रसार हो, क्लासरूम में भी और जगह पे भी, क्योंकि बंद कमरों में अगर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वायरस का प्रकोप बढ़ जाएगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। सरकार ने उन खबरों को तथ्यहीन बताया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री रामबन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कोविड संक्रमित सभी युवाओं को सहायता के रूप में मुफ्त इलाज के लिए 4000 रुपए दिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई योजना लागू नहीं की है। पीआईबी ने लोगों को सलाह दी है कि ऐसी फर्जी वेबसाइटों की सूचना व्यक्तिगत तौर से साझा न करें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करते हुए आज से अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पर हैं। श्री ठाकुर राज्य में लोगों तक सीधे पहुंचने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल में 2 अहम मंत्रालय मिलने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के प्रदेश प्रभारी संजीव कटवाल ने बताया कि यात्रा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में आज परवाणु से शुरू होगी, जो इस महीने की 23 तारीख को ऊना जिले के महतपुर जिले में संपन्न होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री का स्वागत करेंगे। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा राज्य के सभी 4 लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी और 630 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहले चरण में यात्रा आज शाम सोलन से होते हुए शिमला पहुंचेगी, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और जयराम ठाकुर जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने 5 दिवसीय प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री विभिन्न स्थानों पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यात्रा के दौरान कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम आरंभ हो गया है। इसे एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज।
आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का जन्म। स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम देश के दक्षिणी भाग के दो महान भारतीयों धीर सत्यमूर्ति और पी कृष्ण पिल्लई की बात करेंगे। साहस और त्याग की प्रतिमूर्ति सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति की आज जयंती है। उत्कृष्ट और प्रभावशाली वक्ता एस सत्यमूर्ति आज के तमिलनाडु की पुदुकोट्टई रियासत में तिरुमयम के निवासी थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1887 को हुआ था। उनका लालन पालन पारंपरिक वातावरण में हुआ और मद्रास से शिक्षा संपन्न करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक वकालत की, लेकिन देश को आजाद कराने की इच्छा उन्हें क्रांति की राह पर ले गई। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरोध में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। बंगाल का विभाजन हो या रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार हो या साइमन कमीशन का विरोध, सत्यमूर्ति सबसे आगे नजर आए। जब सत्यमूर्ति 1939 में मद्रास के महापौर बने तो शहर जल संकट का सामना कर रहा था। दूरदृष्टा राजनेता के रूप में सत्यमूर्ति ने जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए शहर के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर दूर पुंडी में जलाशय बनाने की आवश्यकता समझी। ये आज भी चेन्नई के लिए एकमात्र जलाशय है। सत्यमूर्ति लोक कला में निपुण थे। वे कर्नाटक संगीत में तो विशेष रूप से पारंगत थे। उन्होंने मद्रास में संगीत अकादमी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यमूर्ति ने स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और 1942 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर मुकदमा चला और अमरावती जेल में सश्रम कारावास की सजा मिली। इस दौरान उन्हें रीढ़ की हड्डी की बीमारी की समस्या हुई और 28 मार्च 1943 को मद्रास के जनरल अस्पताल में उनका निधन हो गया। सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति वरिष्ठ कांग्रेस नेता के कामराज के राजनीतिक गुरु भी थे। आज पी कृष्ण पिल्लई की जयंती और पुण्यतिथि भी है। वे महान स्वाधीनता सेनानी थे। वे वायकाम सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और गुरुवयूर मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। वे केरल में तत्कालीन वाम आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुए थे। वे पहले गांधीवादी रहे और फिर कांग्रेस सोशलिस्ट बन गए। कृष्णा पिल्लई 1924 में मंदिर में प्रवेश के लिए वायकाम सत्याग्रह के सक्रिय स्वयंसेवक थे, जिसका नेतृत्व ईवी रामासामी कर रहे थे। वायकाम मंदिर प्रवेश आंदोलन अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में चलाया जा रहा था। लंबे समय तक चले उस आंदोलन की सफलता ने सभी हिंदुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए।
कृष्णा पिल्लई ने 1930 में कोझिकोड से पय्यानूर तक नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और सच्चे गांधीवादी के रूप में तिरंगा हाथ में लेकर अंग्रेजों के दमन का बहादुरी से सामना किया। कृष्णा पिल्लई 1931 में गुरुवायूर मंदिर में घंटी बजाने वाले पहले गैर ब्राह्मण थे। शुरू में उनकी राजनीतिक गतिविधि मुख्य रूप से मालाबार क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन 1936 में उनकी गतिविधियों का विस्तार कोचीन और त्रावणकोर तक हो गया। 1938 में उन्होंने अलपुझा में प्रसिद्ध कामगार हड़ताल का आयोजन किया, जो अत्यधिक सफल रही, और 1946 में पुनप्परा वायलार संघर्ष की मुख्य प्रेरणा बनी। कृष्णा पिल्लई संगठन कौशल में बहुत निपुण थे, जो केरल में दबे कुचले लोगों तक पहुंचने में सफल रहे और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। 18 अगस्त 1948 को सर्पदंश से उनकी असमय मृत्यु हो गई। कृष्णा पिल्लई संभवतः केरल के मजदूरों और किसानों के घरों में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक थे। वे ऐसे नेता थे जिन्हें शोषण और दमन के विरुद्ध साहस और उत्साह से डटे रहने के लिए जाना जाता है। आज की कड़ी यहीं संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश को स्थिर बनाने के लिए तालिबान और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के बीच हाल में हुई बातचीत का समर्थन किया है। श्री गनी इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात में है। इस बीच अफगानिस्तान के कई शहरों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन की खबरें हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून करीब 2 हफ्तों बाद देश के उत्तरी हिस्सों में फिर सक्रिय हो रहा है। विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के दौरान व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल से बारिश होने के आसार हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कुछ अखबारों की अहम खबर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तालिबान का विरोध, सड़कों पर उतरे लोग। जलालाबाद में तालिबान ने बरसाई गोलियां, 3 की मौत। अमर उजाला, तालिबान का असली चेहरा शीर्षक से लिखता है, महिला गवर्नर को बनाया बंधक। बामियान में शिया हजारा नेता की प्रतिमा तोड़ी। दैनिक भास्कर का कहना है, काबुल के नजदीकी प्रांत पंजशीर में तालिबान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का मोर्चा। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने यहीं से दी चुनौती। जनसत्ता ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के हवाले से लिखा है कि भारत अफगानिस्तान में बदलते घटनाक्रम पर सावधानीपूर्वक नजर रख रहा है। हमारा ध्यान अफगानिस्तान में सुरक्षा सुनिश्चित करने और वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर है। उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश पर जनसत्ता का शीर्षक है, अब लड़कियां भी देंगी एनडीए की परीक्षा। स्त्री पुरुष भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट की करारी चोट। 5 सितंबर को प्रस्तावित परीक्षा अदालती आदेश के बाद अब 14 नवंबर को होगी। राष्ट्रीय दैनिक लोकसत्ती की सुर्खी है, अब खाद्य तेलों के दाम तय करेगी केंद्र सरकार। खाद्य तेलों की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के राष्ट्रीय मिशन की घोषणा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देश पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, लॉकर से कीमती सामान चोरी होने पर अब बैंकों को देना होगा मुआवजा। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान ग्राहक झेलेंगे, खाली लॉकर की सूची बनानी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ मंदिर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 5वें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ करेंगे। सरकार लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए लेह में सिविल सेवा परीक्षा केंद्र स्थापित करेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय आज फैसला सुनाएगा। देश में अब तक 56 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान और हामिद करजई के बीच वार्ता का समर्थन किया। अफगानिस्तान के कई शहरों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।